बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन इलियम। तो बेसिकली क्वेश्चन, इलियम इज़ द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा या आखिरी पार्ट इलियम कहलाता है। अभी क्वेश्चन दो तरह से आता है। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाए तो प्रीवियस जो दो लेक्चर हैं जितना भी हमने पढ़ा है वो सारा लिखना होगा। अगर आ जाए एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये वाला टॉपिक लिखना है। तो सबसे पहले ये दो डिफरेंट तरह से क्वेश्चन आ सकता है। बाद दफ़ा वो इलियम की जगह स्मॉल इंटेस्टाइन लिख देते हैं, तो तब भी बात यही है। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा तो अपने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वो लिखने हैं, और अगर एब्जॉर्प्शन इन इलियम आएगा या एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का वर्ड भी अगर आ जाए ना, तब भी आप लोगों ने ये लिखना है, इलियम वाला पोर्शन। अच्छा, यहाँ फिर इसी तरह एब्जॉर्प्शन के हवाले से दो चीज़ें याद रखेंगे। अगर आ जाए एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट, तो आप लोगों ने इलियम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट कौन से पोर्शन में हो रही है, तो आप लोगों ने इलियम का वर्ड इस्तेमाल करें। लेकिन अगर सिर्फ एब्जॉर्प्शन आ जाए, तो आप लोगों ने फिर इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इलियम में फूड की एब्जॉर्प्शन हो रही है, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें वाटर और साल्ट की एब्जॉर्प्शन होगी। अगर वो अकेला सिर्फ ये लिख दे कि एब्जॉर्प्शन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ कहाँ हो रही है, तो इलियम में भी या स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन हो रही है, लार्ज। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट के जो चीज़ें डाइजेस्ट हुई हैं वो कहाँ एब्जॉर्ब होंगी, तो वो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ही पार्ट है जिसको हम कहते हैं इलियम। क्लियर? तो सबसे पहले जितने भी आप कह सकते हैं डाइजेस्टिव प्रोडक्ट बनी है वो सारी के सारी इलियम में एब्जॉर्ब होंगी। अच्छा, रीज़न क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का इतना बड़ा पोर्शन है तो इसमें इलियम ही को क्यों सिलेक्ट किया गया है? क्योंकि इलियम को स्पेशलाइज्ड बनाया गया फॉर द एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले इलियम के अंदर जो खास स्ट्रक्चर हैं जो एब्जॉर्प्शन के लिए बनाए गए हैं वो विलाई एंड माइक्रोविलाई। तो ये हैं क्या? अगर हम इलियम के इंटरनल सरफेस को देखें तो उसमें काफ़ी सारे हमें फोल्ड नज़र आएंगे, और ये फोल्ड इतने ज़्यादा होते हैं जैसे वेलवेट का कपड़ा होता है। तो वेलवेट के कपड़े को अगर आप देखें तो उसके ऊपर छोटे छोटे आपको काफ़ी सारे बाल, एक तो उस पर की सरफेस पे हाथ फेरेंगे तो बड़ा नरम मुलायम होगा, और दूसरा बिल्कुल छोटे छोटे बहुत सारे बाल आपको उसकी सरफेस पे नज़र आएंगे। तो इस वजह से जो हमारी इलियम है वो वेलवेटी अपीयरेंस शो करती है। और ये वेलवेटी अपीयरेंस क्यों शो करती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, क्योंकि इलियम की जो इंटरनल सरफेस है उससे कुछ फिंगर लाइक आउटग्रोथ निकल रहे हैं जिनको विलाई कहा जाता है। अच्छा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया, उससे पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया, तो हमारा जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर सिरोजा कहलाती है, उसके बाद फिर मस्कुलर लेयर आती है, फिर उसके बाद म्यूकोजा कहलाती है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो इलियम वाला पोर्शन है इसके म्यूकोजा के ऊपर ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ या विलाई होती है। तो सबसे पहले आप लोगों, जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास म्यूकोजा का एक छोटा सा पोर्शन लिया, तो उसकी सरफेस पे ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये विलाई कहेंगे। तो अगर हम इस विलाई का स्ट्रक्चर जूम करके देखें तो सबसे पहले तो बाहर एक सेल की कवरिंग है जिसको एपिथेलियल सेल्स की कवरिंग कहा जाता है। फिर एक ब्लड वेसल का नेटवर्क है। अब ये जो रेड और आपको ब्लू नजर आए, रेड में आमतौर पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये आमतौर पे आर्टरीज को शो करती हैं, और जो ब्लू कलर है ये आमतौर पे वेन को शो करता है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रही है तो ये लैक्टियल वेसल या इसको लिम्फेटिक वेसल भी कहा जाता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, इसको लिम्फेटिक वेसल भी कहा जाता है। अच्छा बेटा, एक बात जहन में रखेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम का वैसे तो हम चैप्टर नंबर 14 के अंदर ये बड़ी डिटेल से टॉपिक मौजूद है। लिम्फेटिक सिस्टम के बेसिकली काम क्या है, पहले तो आप लोगों ने ये जहन में रखना है। हमारे ब्लड जब टिश्यू को, यानी हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जब टिश्यू तक ब्लड पहुंचता है तो टिश्यू को बहुत सारा मटेरियल वो एक्स्ट्रा दे देता है जो टिश्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम ये एक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के पैरेलल हमारी बॉडी में मौजूद। ये क्या करते हैं, टिश्यू को जो मटेरियल एक्स्ट्रा गया था उसको वापस ब्लड में डालता है, यानी ये आप कह सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल करता है।
या आप कह सकते हैं ये हर कंपोनेंट ऑफ फूड को अच्छी तरह इस्तेमाल करवाएगा। एक टिश्यू के पास चीज़ एक्स्ट्रा चली गई, अब वहाँ से आप कह सकते हैं ये हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में वापस भेज देगा, और जब ब्लड में आएगा तो फिर बॉडी में दूसरे हिस्सों में भी जा सकती है वो चीज़। तो लिम्फेटिक सिस्टम, एक बात तो ध्यान में रखेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम है क्या? ब्लड से निकली हुई एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस को दोबारा ब्लड में डालना, ये लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन। यानी लिम्फेटिक सिस्टम में जो भी चीज़ होगी उसने फाइनली ब्लड के अंदर जाके गिरना है। ये जो मैं असल कहना चाह रहा हूँ कि लिम्फेटिक सिस्टम में जो भी मटेरियल होगा उसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है, आखिरी मंजिल, वो क्या है? ब्लड है। क्लियर? तो अब 3 पोर्शन हो गए, कवरिंग ऑफ एपिथेलियम, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और तीसरी ये जो ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रही है ये लेक्टियल या लिम्फेटिक वेसल इसको कहा जाएगा। अच्छा, अगर हम इस एपिथेलियल सेल को जूम करके देखें तो इसके ऊपर छोटे छोटे सिलेंड्रिकल प्रोसेस या आउटग्रोथ भी मौजूद है जिनको माइक्रोविलाई कहा जाता है। यानी जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एपिथेलियल सेल को देखते हैं तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तादाद में माइक्रोविलाई मौजूद होती है, इस वजह से इसको ब्रश बॉर्डर भी कहा जाता है। यानी एपिथेलियल के सेल को ऐसे बॉर्डर कहा जाता है जिस तरह बाल नहीं होते ब्रश के ऊपर। सिग्निफिकेंस क्या है कि इनकी वजह से जो टोटल सरफेस एरिया वो बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं? जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक ये सरफेस है, दूसरी सरफेस ये है, और तीसरी सरफेस ये है। तो अगर इससे पूछा जाए कि इन तीनों में से कौन सी सरफेस बड़ी है, तो ये फोल्डिंग की वजह से ये सरफेस इससे बड़ी हो जाती है, और मज़ीद फोल्डिंग की वजह से ये सरफेस इन तीनों से, दोनों से बड़ी है, ए बी सी। तो आपको आंसर होगा कि जो सी है ये सबसे बड़ी होगी। तो आप लोगों ने याद रखना है कि टोटल सरफेस एरिया, और जितनी ज़्यादा सरफेस बड़ी होगी उतनी ही एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। टोटल सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज इनक्रेडिबली ड्यू टू इनफोल्डिंग ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई। कि इसकी वजह से जो सरफेस एरिया है एब्जॉर्प्शन का ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये क्यों बढ़ा है? विलाई और माइक्रोविलाई की वजह से। यानी ये समझ लें कि ये विलाई की लुक है कि आउटग्रोथ मौजूद है, और ये फिर इस विलाई के ऊपर मज़ीद छोटी छोटी आउटग्रोथ जो माइक्रोविलाई हैं। अच्छा, अब एब्जॉर्प्शन कैसे होगी? ये तो स्ट्रक्चर है एक विलाई का, ठीक है, बाकी सारे विलाई भी इसी तरह के होंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव, सबसे पहले डाइजेस्टिव प्रोडक्ट में है कौन कौन सी चीज़? पहली चीज़, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर या मोनोसक्राइड में कन्वर्ट हो चुके हैं। 3 चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं ना, प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो चुके हैं, और फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुके हैं। अच्छा, सबसे पहली बात ये है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास ये जो जगह है ना, ये ल्यूमन है। ल्यूमन से मुराद खाली जगह है जहाँ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट मौजूद हैं। ये सपोज कर लेते हैं डाइजेस्टिव प्रोडक्ट है, ये हमारे पास दोनों तरफ मौजूद हैं विलाई। ये पूरी आप कह सकते हैं जो इलियम की ट्यूब है इसमें विलाई है, और ये प्रोडक्ट है हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड्स हैं, ये तो क्या करते हैं, ये जो ल्यूमन है, ये जो खाली जगह है जहाँ ये मूव कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, ये एपिथेलियल सेल को क्रॉस करेंगे और ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और इस क्रॉस करने के लिए वो डिफ्यूजन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी पहला काम क्या हुआ कि जो 3 कंपोनेंट बने थे, मोनोसक्राइड या सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, तो जो सिंपल शुगर है और अमाइनो एसिड 2 चीज़ें, यानी प्रोटीन की डाइजेस्टिव प्रोडक्ट और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेस्टिव प्रोडक्ट, ये तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होके नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज में चली गई। हाँ, जो फैट्स की डाइजेस्टिव प्रोडक्ट है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, तो इनमें से थोड़ी सी की डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होती है, कोई वो इस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज में चली जाए। पहले एक बात तो मैं करना भूल ही गया कि एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। ये हालांकि बात शुरू में मुझे करनी चाहिए थे। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से चीज़ का ब्लड में चले जाना, ये एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। तो ये थोड़ा सा ना बात जहन से निकल गई थी, तो दोबारा जहन में रखें कि एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो मटेरियल है उसका ब्लड में चले जाना, ये एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो 2 चीज़ें, सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड, दे डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज में चले जाए। अच्छा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में से थोड़ी सी क्वांटिटी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, डायरेक्टली अब। लेकिन ज़्यादातर आप कह सकते हैं जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हैं वो लेक्टियल के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। लेक्टियल ये जो ब्लड वेसल्स हैं, जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, इसके थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। होता क्या है कि सबसे पहले
जिस वक्त फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एपिथेलियल सेल में इंटर होंगे, इनको दोबारा मिला के फैट्स बना दिया जाता है। ठीक है, अब फैट्स के मालिक्यूल चूंकि बड़े हैं, इस वजह से ये ब्लड कैपिलरीज के पोर्स में दाखिल नहीं होते, लेकिन जो लैक्टियल वेसल है इसके पोर्स होते हैं बड़े बड़े, तो इस वजह से ये बजाय ब्लड कैपिलरीज में दाखिल होने की ये लिम्फेटिक वेसल्स में दाखिल हो जाते हैं, जिसका नाम क्या है, लैक्टियल वेसल। तो एंट्री कैसी हुई कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फैटी एसिड इंटर इन द एपिथेलियल सेल्स, कि वो एपिथेलियल सेल में दाखिल हुए जो बाहर की कवरिंग है, दीज रिकम्बाइन, ये दोबारा मिलके फैट्स बना देते हैं, और फिर फैट्स के मालिक्यूल लैक्टियल में दाखिल होते हैं, ब्लड कैपिलरीज में दाखिल नहीं होते। अब हमने डिस्कस किया था लैक्टियल में जो भी चीज़ें, चूँकि ये पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम है, इस वजह से इसका सारा मटेरियल जाना इसने ब्लड में ही है, जाना इसमें ब्लड में ही। अब क्या होगा कि जब लैक्टियल वेसल में ये दाखिल होंगे तो वहाँ प्रोटीन मौजूद होती है, वो कंबाइन करेंगी फैट्स के साथ और लिपोप्रोटीन, ये कंजुगेटेड मालिक्यूल बन गया। हमने कंजुगेटेड मालिक्यूल चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि जो डिफरेंट कैटेगरी के मालिक्यूल के मिलने से बनेगा वो लिपोप्रोटीन क्या है, यानी कंजुगेटेड मालिक्यूल कहलाए। अब ये जो लिपोप्रोटीन है, अब हो क्या रहा है लिम्फेटिक सिस्टम के, जब हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो पूरी बॉडी में जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, जिस तरह हम कहते हैं ना पूरी बॉडीज़ की वेन हार्ट के वेना केवा में दाखिल होते हैं और वेना केवा से डायरेक्टली हार्ट में चली जाती है, तो पूरे जिस्म में फैली हुई जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके इकट्ठी होके, तो हमारे सीने के अंदर एक बड़ी सी लिम्फेटिक डक्ट है, एक बड़ी सी लिम्फेटिक सिस्टम की नाली है जिसको लिम्फेटिक डक्ट का, और चूंकि सीने के अंदर है इस वजह से हम थोरेसिस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो उस पूरे बॉडी का जो मटेरियल है लिम्फेटिक सिस्टम का वो इस थोरेसिस डक्ट में आता है, और ये कनेक्टेड होती है एक वेन के साथ जिसको सबक्लेवियन वेन कहा जाता है, जो बाजू से आ रही है और उस वेन में जाएगी और वेन से डायरेक्टली हार्ट में चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो फैट्स लिपोप्रोटीन की शक्ल में ब्लड में आ रही थी वो हार्ट में चली जाएगी और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन जिस वक्त वो ब्लड में पहुंचेंगी, यानी पहले हुआ क्या है कि ये जो लिपोप्रोटीन का मिक्सचर लिम्फेटिक सिस्टम में मूव कर रहा है, जो लैक्टियल के थ्रू आया है, तो पास टू द ब्लड वाया लिम्फेटिक थोरेसिस डक्ट लिपोप्रोटीन। अब फिर क्या होगा कि हमारे ब्लड के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इन लिपोप्रोटीन को हाइड्रोलाइज करके दोबारा वही कंपोनेंट फैट्स को प्रोटीन को अलहदा करेंगे, फिर फैट्स और फैटी एसिड को और ग्लिसरॉल को अलहदा कर देंगे। ठीक है, और फिर ये जो कंपोनेंट बनेंगे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये सेल्स में दाखिल होंगे। अब सेल्स में या तो वो रेस्पिरेशन यानी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होंगे, या स्टोर हो जाएंगे, या फिर कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, जैसे मेम्ब्रेन वगैरह का स्ट्रक्चर है। स्टोर कहाँ होते हैं? ये ज़्यादातर स्किन के नीचे, एब्डोमेन में, मसल्स में, बहुत सारे रीजन हैं जहाँ ये स्टोर होते हैं। अच्छा बेटा, एक छोटा सा पॉइंट जो आपकी बुक में लिखा हुआ है टेबल के अंदर, लैक्टोज इनटॉलरेंस, कि बाज़ लोग जब दूध पीते हैं, ये बात पिछले लेक्चर से भी रिलेटेड है। पिछले लेक्चर में हमने आखिर में एक चार्ट पढ़ा था इंटेस्टिनल जूस का, तो हमने वहाँ एक एंजाइम लिखा था लैक्टेज। लैक्टोज जो मिल्क शुगर होती है, यानी ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे मिल्क में मौजूद है, तो वो लैक्टेज क्या करती है, उस लैक्टोज को डाइजेस्ट करके मोनोसैकेराइड या सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन अगर बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनमें लैक्टेज की अमाउंट या तो कम होती है या बिल्कुल नहीं होती, तो ऐसे लोग जो ही दूध पीते हैं तो लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होती। फिर लैक्टोज जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है तो लार्ज इंटेस्टाइन में काफ़ी सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, या इवन हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में काफ़ी सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। वो क्या करते हैं, उस लैक्टोज को फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजार देते हैं। और जब भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा, ये आप लोगों ने पढ़ा है पिछले चैप्टर नंबर 11 के अंदर, कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वो फिर गैस की शक्ल में पेट के अंदर मूव करती है और एक प्रेशर सा आता है, फिर वो ज़ाहिर बात है वो बॉडी उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो काफ़ी सारे लोग, उनके इंटेस्टाइन में गैस प्रोड्यूस होती, क्यों? जब वो मिल्क या मिल्क से बनी हुई चीज़ें, दही, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, बिकॉज दे लैक एंजाइम। तो इनके पास एक एंजाइम नहीं होती जिसका नाम है लैक्टेज, और लैक्टेज ने क्या करना है, लैक्टोज को डाइजेस्ट करना है। अच्छा, एक और बात, हमारे पास जो एपिथेलियल के सेल्स हैं, जब फूड मूव करते हैं तो काफ़ी सारे सेल ना टूट टूट के उस फूड के अंदर शामिल हो रहे होते हैं। यानी ये जब फूड की मूवमेंट होती है, जब फोर्स के साथ फूड मूव करता है, तो काफ़ी सारे जो एपिथेलियल के जो सेल्स हैं
उनकी शेडिंग हो रही होती है। शेडिंग से मुराद उखड़ उखड़ के या उतर के गिर रहे होते हैं। तो विलाई के बेस के ऊपर एक ग्रुप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं जिसको क्रिप्ट्स कहा जाता है, क्रिप्ट्स कहा जाता है। ये जो क्रिप्ट्स है ये क्या करते हैं, ये माइटोसिस करने की सलाहियत करते हैं। तो ये माइटोसिस से नए सेल बनाएंगे और वो जो सेल है वो दोबारा इन जो इंटेस्टिनल सेल्स हैं या एपिथेलियल के सेल हैं इनको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह आप कह सकते हैं जो सेल की कमी आई है वो कमी नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन बाद दफ़ा जहन में आता है कि अमाइनो एसिड को डायरेक्टली ब्लड में भेज दिया गया यहीं से, उसके बाद ग्लूकोज को या सिंपल शुगर को भी यहीं से डायरेक्टली भेज दिया गया। फैट्स की बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी डायरेक्टली विलाई के ज़रिए से ही ब्लड में चली जाती है, यानी ब्लड कैपिलरीज जो विलाई में मौजूद उसके ज़रिए से। लेकिन जो ज़्यादातर फैट्स हैं उनको ये लंबा रूट क्यों दिया गया, वो पहले लैक्टियल में जाती हैं, फिर उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम से गुजरती हुई ब्लड में आती है। उसकी वजह क्या, बेसिकली होता ये है हमारे पास जो फैट्स हैं इनकी सलाहियत होती है कि वो ब्लड वेसल में डिपॉजिट हो जाती है। हमारे ब्लड वेसल दो तरह की है बॉडी के अंदर, एक है आर्टरीज, एक है वेन्स। वेन्स में ब्लड स्लो मूव कर रहा होता है और कोई भी चीज़ जब स्लो मूव करें तो उसके रुकने के, इकट्ठा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, आर्टरीज में चूँकि हार्ट प्रेशर लगाता है तो प्रेशर की वजह से आर्टरीज में ब्लड फ्लो स्लो होता है, तो ये जो फैट्स के मालिक्यूल हैं आर्टरीज में इनके डिपॉजिट होने के चांस कम हो जाए। हालांकि इसके बावजूद भी फैट्स आर्टरीज में डिपॉजिट हो सकती है। एक बीमारी है चैप्टर नंबर 14 में लिखी हुई जिसको हम कहते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। उसमें फैट्स के जो मालिक्यूल हैं वो ब्लड वेसल्स में जमा हो जाते हैं, लेकिन वो जमा किस में होते हैं, आर्टरीज के अंदर। हालांकि उसमें ब्लड फ्लो बहुत तेज़ होता है, जबकि वेन्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो उसमें तो ब्लड फ्लो बहुत स्लो होता है। अगर फैट्स को सारी के सारी फैट्स को ये वेन्स के ज़रिए से भेजा जाए, क्योंकि जिस वक्त हम ब्लड कैपिलरीज की बात करते हैं तो ये वेन्स के ज़रिए से वापी जाती है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर की है ना ये वेन्स हैं, तो ये वेन्स के ज़रिए से दोबारा हार्ट में जाती है और हार्ट से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो अगर फैट्स को भी वेन्स के ज़रिए से भेजा जाता है तो उस ब्लड फ्लो स्लो होने की वजह से हमारा जो वेनस सिस्टम है वो फैट्स को डिपॉजिट करवा देता और हमारी सारी सर्कुलेशन रुक जाती। इस वजह से अल्लाह ताला ने सिस्टम ही ये बनाया, चूँकि फ़ैट्स में डेपोजिशन होने की सलाहियत थी तो अल्लाह ताला ने इन फैट्स को भेजा ही लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए से है। लिम्फेटिक सिस्टम की नालियाँ थोड़ी बड़ी होती हैं तो इस वजह से उनके ज़रिए से आए और फिर ये उस वेन के अंदर गिरेगा, उस वेन के अंदर गिरेगा जो बिल्कुल हार्ट के साथ है, यानी जो ही वेन में ये जाएगा फ़ौरन हार्ट में चला जाएगा और हार्ट फिर अपने प्रेशर के ज़रिए से आर्टरीज में भेजेगा और आर्टरीज से फिर टिश्यू में चला जाएगा। दोबारा वेन्स में जाने की इसको ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। तो इस वजह से एक आप कह सकते, वैसे तो बहुत सारी लॉजिक होती है, एक लॉजिक ये भी है कि फैट्स के मालिक्यूल चूँकि वेनस सिस्टम में डिपॉजिट होने के चांस रखते थे, इस वजह से अल्लाह ताला ने इनको लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए से दिल में भेजा और वहाँ से टिश्यू को भेजा। तो वेनस सिस्टम के अंदर फैट्स के जो मालिक्यूल हैं वो ज़्यादा नहीं ट्रांसपोर्ट करते। हाँ, ज़ाहिर बात है, ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं करते, तो थोड़ी सी होती है, लेकिन डायरेक्टली मैं बात कर रहा हूँ कि टिश्यू और आप कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के दरमियान जो ब्लड आता है वो फैट्स के लिए आर्टरीज का ब्लड आता है, वेन्स का ब्लड नहीं आता। तो ये एक छोटी सी लॉजिक है कि फैट्स को लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए से क्यों एब्जॉर्ब करवाया गया। तो बहरहाल लिम्फेटिक सिस्टम से भी जो चीज़ आ रही है वो उसने जाना किस में है, ब्लड में ही है। तो ये हमारे पास आर्टिकल था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, मैं कहता हूँ इस चैप्टर के जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें से ये वाला क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारे पास एक ही पार्ट रह गया लार्ज इंटेस्टाइन, उसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।